एक सीकर ने प्रश्न पूछा है कि ऐसे रिलेशनशिप को जो कि एंड हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, ऐसे रिलेशनशिप को कैसे भुलाएं, उसे कैसे अनलर्न करें। देखिए, चूँकि एक रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अचानक जब ख़त्म हो जाता है ब्रेकअप के बाद, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो वैक्यूम में आ जाते हैं। इमोशंस तो वैसे ही चार्ज रहते हैं, लेकिन इमोशंस के वैक्यूम में आ जाने की वजह से पेन, अनबियरेबल पेन होता है। तो मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है अगर थोड़े से कुछ स्टेप्स आप लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बहुत डीप है और आप इसको कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसका असर हार्ट बर्न्स का लंबे समय तक परसिस्ट करता है। तो अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि इसमें कुछ इंटेलिजेंट स्टेप्स ले लेने से सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है इसको ठीक करना। और मैं जो चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको वो ये है, सबसे पहले तो एक ऑल्टरनेटिव इमोशनल स्टेट को क्रिएट करना क्विकेस्ट रिलीफ देता है ऐसी सिचुएशन में। तो ऑल्टरनेटिव इमोशनल स्टेट हम कैसे क्रिएट करें? देखिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए। आपके इमोशंस तो सारे वैक्यूम में भी आ गए हैं, क्योंकि इमोशंस चार्ज्ड हैं। उन इमोशंस को कैरी करना प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो हार्ट बर्न्स क्रिएट करते हैं। आपके कष्ट के साथ ब्रेकअप का जो पेन है, उसके साथ मिक्स होकर के आपको दुःख देते हैं। उस दुःख को हैंडल करना मुश्किल है। तो अब आखिर कैसे क्या करें इसके लिए? अगर मान लीजिए आप एक पेट पाल लें, कोई जानवर पाल लें, तो जानवर के पालने से आपके जो इमोशंस हैं वो डाइवर्ट हो जाएँगे उस जानवर की तरफ, और उससे आपके जो एक अल्टरनेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट हो जाएगी और आप जो है काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। या फिर अगर कोई दूसरी रिलेशनशिप जिसमें कि आप अपने आप को एंटेंगल कर सकें, वो आप अपने आप को उसमें एंगेज कर सकें, वो एक बड़ा अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि आपको इससे क्विक रिलीफ मिल जाता है और थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी भी आपकी रिलेशनशिप में आती है। आप इन्वॉल्वमेंट भी रिलेशनशिप में, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी आप जो है बहुत अनमाइंडफुली नहीं करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है एक अल्टरनेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट कर पाने का। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट करना इसमें क्विकेस्ट रिलीफ देता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको थोड़ा-सा ये बात समझनी होगी कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप का जो भी वजह है, उस ब्रेकअप की वजह को इतना ज़्यादा पर्सनली ना लें। उसको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिवली लेने की ज़रूरत है। तो कैसे मैं इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कोई लड़की है जिससे आपकी रिलेशनशिप है। उसने आपको ये कहा कि आप अ, कैरेक्टरलेस हैं। तो आप कैरेक्टरलेस नहीं हैं, लेकिन आपके ऊपर उसने कैरेक्टरलेस का इल्ज़ाम लगा दिया, तो आपके लिए बड़ा हृदय विदारक हो गया, आपको बहुत ही कष्ट देने वाला हो गया। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि जब उसने आपको कैरेक्टरलेस कहा, तो एक्चुअली आपके ऊपर कैरेक्टरलेसनेस का इल्ज़ाम उसने नहीं लगाया है। उसने आपके साथ एक प्रोटेक्टिव डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उसने ये स्टेप उठाया है, क्योंकि रिलेशनशिप को आगे चला पाने की सिचुएशन फ़ेवरेबल नहीं थी। तो आपको उस रिलेशनशिप ना चला पाने की उसकी मजबूरी के तौर पर इस सिचुएशन उसके इसके स्टेटमेंट को लेना चाहिए, ना कि अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक की तरफ लेना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि ऐसा कोई कैरेक्टरलेसनेस का आरोप जो है वो आपके ऊपर झूठा लगा है उसके द्वारा। तो ऐसे में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा दूसरे की मजबूरी के से के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोचिए। दूसरे की क्या मजबूरी थी उस रिलेशनशिप को ना चला पाने की? ऐसी सिचुएशंस कैसे अनफ़ेवरेबल हो गई, उसमें क्या मजबूरियाँ थी? अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे हैंडल करते? ये दूसरे के परिप्रेक्ष्य में जब आप अपने आप को डाल करके देखेंगे, तो आप पाएँगे कि ब्रेकअप का जो पेन है उस वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो दूसरे की परिस्थितियाँ और दूसरे की मजबूरियाँ और दूसरे के बेंट ऑफ माइंड, लेडीज़ के सोचने का तरीका, जेंट्स के सोचने का तरीका कैसे अलग होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप चलेंगे, तो आप अब्यूज़ेज़ को, जो इमोशनल अब्यूज़ेज़ और इमोशनल हार्ट बर्न्स हैं, ब्रेकअप की जो सिचुएशन है, जिन वजहों से ब्रेकअप हुआ, उसको एक डिसीट की तरीके से या धोखे की तरीके से ना लेकर के, बल्कि रिलेशनशिप के ना चल पाने की मजबूरियों के चलते प्रोटेक्टिव डिस्टेंस क्रिएट करने के एक स्टेप की तरीके से आप जब उसको देखेंगे, तो आप उसको लिटरली नहीं लेंगे और आप रिज़ॉल्व कर पाएँगे, चीज़ों को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पाएँगे। याद रखिए, रिलेशनशिप में चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है।
तो वो समय के अनुसार आ जाता है। तो आपको सबसे पहले ये स्टेप लेना होगा कि आप रिलेशनशिप को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पाएँ। तीसरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि इमोशंस जो है वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो है एक सरफेस एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो व्हर्लपूल की तरीके से हमारे अंदर चला करते हैं। तो उसकी वजह से हम बहुत आलसी हो जाते हैं, लिस्टलेसली पड़े रहते हैं। तो ये जो सरफेस एनर्जी आपके अंदर घूमती रहती है व्हर्लपूल की तरीके से, इसको थोड़ा रिलीज़ करना ज़रूरी है। कैसे इसको रिलीज़ कर सकते हैं? इसको रिलीज़ करने के लिए थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। तो थोड़ा एक्सरसाइज़ कीजिए और जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो ये सरफेस एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लेना चाहिए। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आएँ तो आप काम ब्रीदिंग शुरू कीजिए। काम ब्रीदिंग करने करने का मतलब क्या होता है? नाक से साँस अंदर भरिए पेट में और उसके बाद नाक और मुँह दोनों से निकालिए और ये धीरे-धीरे साँस लीजिए, बेली ब्रीथिंग कीजिए धीरे-धीरे। तो बेली ब्रीथिंग करने से क्या होगा? बेली ब्रीथिंग करने से नेगेटिविटी के बीच में ही आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको बार-बार ये सिग्नल देगा कि सब कुछ ठीक है और आपको दूसरे को लेकर के इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप काम और कंपोज़र बनाए रहेंगे, अपने अंदर सेंटर्ड बने रहेंगे। बेली ब्रीथिंग कैसे करनी है, इसकी टेक्नीक मैंने लिंक में दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका थोड़ा-सा आप इसको देखेंगे कि आप इसको थोड़ा-सा कैसे कर सकते हैं। फिर रिलेशनशिप को भी थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। रोमांटिक रिलेशनशिप में परिस्थितियाँ जब आपके फ़ेवर में होती हैं तो वो आपको ऑल ऑन द हाई ले जाती हैं। लेकिन परिस्थितियाँ हमेशा फ़ेवरेबल नहीं रहती हैं, तो आप फिर आपको नीचे ले आती हैं वो। तो आपको ये मानना होगा कि परिस्थितियों के अंदर एक ट्रांज़िएंस होती है और चूँकि परिस्थितियों के अंदर ट्रांज़िएंस होती है तो आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है और दोनों ही फैक्टर्स को, परिस्थितियों के अप होने को, परिस्थितियों के डाउन होने को, थोड़ा-सा आपको एक्सेप्ट करके चलना है। इसी को हमारे शास्त्रों में बताया गया है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है प्लेज़रेबल सर्कमस्टेंसेस और पेनफुल सर्कमस्टेंसेस, दोनों को एक ही सिक्के का दो पहलू मानते हुए उसको हमेशा एक्सेप्ट करके चलना है ताकि आप अपने मेंटल बैलेंस को हमेशा बनाए रख सकें। फिर कभी-कभी बहुत सारी हम कोशिश करते हैं कि हम इमोशनल पेन से बच सकें, सारी टेक्निक्स भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। तो इमोशंस की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कुछ काम नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो थोड़ी-सी कैथार्सिस भी प्रैक्टिस करिए, अपने गुस्से को निकलने दें। ये शुरुआत में बड़ा आर्टिफ़िशियल टाइप का लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ही आप समझ जाएँगे कि इसका असर बहुत तेज़ी से होता है। जैसे जिस व्यक्ति से आपको नाराज़गी है, उसको तकिया में उसका चेहरा आप इमेजिन कर लें और तकिया के ऊपर घूँसे मारें। थोड़ी बाद घूँसे मारते-मारते थोड़ी देर में ही आपको ऐसा लगेगा आप रियल व्यक्ति को घूँसा मार रहे हैं और आपके इमोशंस जो अंदर के पेंट अप इमोशंस हैं, वो धीरे-धीरे सरफ़ेस पर आना शुरू होंगे। अगर आप एक्चुअली किसी व्यक्ति को मारते हैं तो आपके इमोशंस उतने रिलीज़ नहीं हो पाते। इसका कारण ये है क्योंकि एक्चुअली जब आप किसी व्यक्ति को मारते हैं, तो आप उतना नहीं मार पाते हैं उसको जितना कि आप चाहते हैं। और जब आप एक्चुअली किसी व्यक्ति को मारते हैं, तो उसके भी बदला लेने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आप कभी एक्चुअली अपना गुस्सा रियल सिचुएशंस में नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप किसी तकिया के ऊपर अपना आप घूँसा मारते हैं, तो धीरे-धीरे आपका जो इमोशनल पेन है, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे और उसके बाद तब आप जब ये सब टेक्निक्स जो मैंने अभी बताई हैं, इसको आप करेंगे, तो आप इसे अच्छी तरह फ़ॉलो भी कर सकेंगे और आपका पेन भी रिलीव हो जाएगा। इसे कहते हैं कैथार्सिस। तो कैथार्सिस सबको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। फिर एक चीज़ जो कन्क्लूज़न में मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति को जिससे कि आपका ब्रेकअप हो गया है, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न महसूस हो रहा है, तो उसको कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा उसको उसको अवॉइड ही कर दीजिए, यानी उस उधर ज़्यादा जाइए नहीं। अवॉइड कर देंगे तो फिर उससे क्या होता है कि वो धीरे-धीरे जैसे जब जब कोई बार-बार आपकी मेमोरी में ही नहीं आएगा, जो आपको फेस ही नहीं करेगा, तो धीरे-धीरे सबसाइड हो जाएगा, हैं। आपके दिमाग में, आपके परसेप्शन में जब कोई नहीं आता, तो धीरे-धीरे सबसाइड होना शुरू हो जाता है। उससे रिलेटेड मेमोरीज़ भी सबसाइड होना शुरू हो जाती हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सकें, तो एटलीस्ट आप बातचीत करना बंद कर दें और वहाँ जहाँ वो बैठता है, वहाँ थोड़ा-सा अवॉइड करना शुरू कर दें। जब आप अवॉइड करेंगे, तो आपकी जो नेचुरल स्टेट को आपको रीगेन करने में आसानी होगी।